Hello guys, welcome back to Gyan Varsha. Today we'll discuss about क्लेडिस्टिक अप्रोच और इसकी वीडियो के एंड में हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. सो विल मूव फॉरवर्ड. देखिए, क्लेडिस्टिक अप्रोच को डिस्कस करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ मैं आप लोगों के साथ. दैट इज सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट एंड जैकार्ड कोफिशिएंट. देखिए, सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट के लिए एक फॉर्मूला है, बिकॉज ये कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन आ चुका है. मैंने प्रीवियस ईयर के जब मैं पेपर्स देख रही थी तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस करती हूँ. फिर मैं ये क्वेश्चन हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे. देखिए, सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट के लिए ये फॉर्मूला है और जैकार्ड कोफिशिएंट के लिए ये फॉर्मूला है. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है. देखिए, ये ए एंड बी दो OTUs दे रखे हैं. ठीक है, और ये जीरो मीन्स मैंने बताया था अगर जनरल में अगर आपको 0 1 दे रखा हो तो अगर आपको कुछ ना दे रखा हो तो आप बाय डिफॉल्ट मान लीजिएगा 0 मीन्स एब्सेंस एंड 1 मीन्स प्रेजेंस. तो 0 एंड 1 दो स्टेट दे रखी है हमें. ठीक है, तो अगर हम 0 0 देखें तो उसे कहेंगे हम M0 0. अगर हम ये देखें तो M1 0, दिस वन M0 1 एंड दिस वन M1 1. तो देखिए इसका मतलब क्या है. देखिए M0 0 मीन्स total number of characters negative for both A and B. The character that is negative mean that is absent in both A and B. M10 का मतलब क्या है. total number of characters positive for A but negative for B. वो करेक्टर जो प्रेजेंट है A में बट एबसेंट है B में. M01 का मतलब क्या है. टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स नेगेटिव फॉर A बट पॉजिटिव फॉर B. एंड M11 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स पॉजिटिव फॉर बोथ A एंड B. M11 मीन्स A और B दोनों में वो करेक्टर प्रेजेंट है. तो अगर हम इस फॉर्मूले पे जाएं तो देखिए, सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट में M00 और M11 हम लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस कर चुके हैं. सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट में हम दोनों चीज़ लेते हैं, चाहे 1 1 हो चाहे 0 0 हो, हम कॉमन करेक्टर लेते हैं, मतलब कॉमन स्टेट को लेते हैं. ठीक है, तो वो चीज़ हम ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स को नीचे रखते हैं डिवाइड में. तो इससे हमारा सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट निकलेगा. लेकिन जैकार्ड कोफिशिएंट में सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव करेक्टर को ही रखेंगे. मीन्स द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स पॉजिटिव फॉर बोथ A एंड B. और जो डिवाइड के लिए जो हम डाउन में रखेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ हम नेगेटिव करेक्टर को छोड़ के, जो टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स नेगेटिव फॉर बोथ A एंड B, M00 को छोड़ के बाकी तीनों करेक्टर्स हम इसमें रखेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट में हम कॉमन करेक्टर रखेंगे अपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम रखेंगे चारों करेक्टर को, मीन्स 4 करेक्टर्स को. लेकिन जैकार्ड कोफिशिएंट में हम पॉजिटिव करेक्टर न्यूमरेटर में रखते हैं, वो करेक्टर जो दोनों के लिए पॉजिटिव है. ठीक है, और डिनोमिनेटर में हम नेगेटिव करेक्टर को हटा के सारे करेक्टर्स रखते हैं. तीनों रिमेनिंग करेक्टर जो है हम डिनोमिनेटर में रखेंगे. आर यू गेटिंग. सो विल मूव नेक्स्ट. अब हम क्लेडिस्टिक अप्रोच की तरफ मूव करते हैं. देखिए, क्लेडिस्टिक अप्रोच क्या होता है. इट इज़ एन अप्रोच टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन विच ऑर्गेनिजम्स आर करेक्टराइज्ड इन ग्रुप्स, मीन्स क्लेड्स, बेस्ड ऑन द मोस्ट कॉमन रिसेंट कॉमन एंसेस्टर. Are you getting? This is the most widely used method of classifying organism today. एक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था फिनेटिक, ये दूसरा कंसेप्ट है क्लेडिस्टिक का. इसमें क्या होता है कि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं जिसमें ऑर्गेनिम्स जो है कैटेगराइज्ड होता है, कैटेगराइज्ड इन ग्रुप्स में कैटेगराइज्ड होता है बेस्ड ऑन देयर मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर. ये बहुत ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है ऑर्गेनिम्स को क्लासीफाई करने के लिए. अब हम इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, ये आप लोग इवोल्यूशन में भी पढ़ते हैं पर हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे. लाइक होमोप्लाजी क्या होता है, होमोलॉजी क्या होता है, ये सब. देखिए, जो होमोप्लाजी होता है अ करेक्टर दैट स्पीसीज दैट शेयर थ्रू कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन. ठीक है, होमोप्लाजी में क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए एक करेक्टर है, वो करेक्टर इस स्पीसीज में भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन वो करेक्टर जो है कॉमन एंसेस्टर में प्रेजेंट नहीं है. आर यू गेटिंग. एक करेक्टर सपोज कीजिए कोई एक करेक्टर है, वो प्रेजेंट है हमारा A एंड B दो स्पीसीज में वो करेक्टर प्रेजेंट है, लेकिन वो करेक्टर जो है हमारा प्रेजेंट नहीं है कॉमन एंसेस्टर में, उसे कहते हैं होमोप्लाजी. द होमोप्लाजियस करेक्टर शेयर्ड बिटवीन स्पीसीज दैट वर नॉट प्रेजेंट इन द कॉमन एंसेस्टर. वो करेक्टर कॉमन एंसेस्टर में प्रेजेंट नहीं है. दीज करेक्टर्स आर नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो करेक्टर्स हैं ये कोई भी इंडिकेशन नहीं देते आपको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में. होमोप्लाजी ऑल्सो रेफर्स टू एनालॉगस स्ट्रक्चर्स
विच इज सिमिलरिटी इन फंक्शन बट नॉट इन ऑरिजन। आर यू गेटिंग? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जो सिमिलर हो फंक्शन में लेकिन उनका ऑरिजन जरूरी नहीं कि वो कॉमन हो, दैट इज एनालॉगस स्ट्रक्चर। अगर हम एग्जाम्पल बात करें, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बेड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोप्लाजी। आर यू गेटिंग? होमोप्लाजी में क्या होता है कि जो करेक्टर होता है वो शेयर्ड होता है स्पीसीज के बीच में, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं होता कॉमन एंसेस्टर में, दैट इज होमोप्लाजी। लेकिन अगर हम बात करें होमोलॉजी की, वो बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। होमोलॉजी में क्या होता है? इट इज अ करेक्टर शेयर्ड बिटवीन स्पीसीज दैट वाज आल्सो प्रेजेंट इन कॉमन एंसेस्टर। वो करेक्टर कॉमन एंसेस्टर में प्रेजेंट होगा। आर यू गेटिंग? कॉमन एंसेस्टर में करेक्टर प्रेजेंट होगा। होमोलॉगस करेक्टर इन टर्न आर डिवाइडेड इनटू, होमोलॉगस जो करेक्टर है उन्हें हम दो उसमें डिवाइड करते हैं। एक होता है शेयर्ड ड्राइव्ड करेक्टर, एक होता है शेयर्ड एंसेस्ट्रल करेक्टर। शेयर्ड ड्राइव्ड मीन्स एडवांस करेक्टर है वो, और अगर हम एंसेस्ट्रल की बात करें तो प्रिमिटिव मीन्स बहुत अर्ली कॉमन एंसेस्टर में प्रेजेंट हुआ। अब हम इसमें यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। देखिए पहले तो आप समझिए एपोमॉर्फी का मतलब क्या होता है। देखिए एपोमॉर्फी का मतलब होता है कि अ करेक्टर दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम एंसेस्ट्रल करेक्टर ओवर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, दैट इज एपोमॉर्फी। एपोमॉर्फी का पहले आप लोग एपोमॉर्फी का मतलब समझिए। एपोमॉर्फी का मतलब होता है अ करेक्टर दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम एंसेस्ट्रल करेक्टर ओवर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, दैट इज एपोमॉर्फी। अगर हम बात करें ऑटो एपोमॉर्फी की, तो ऑटो एपोमॉर्फी में वो करेक्टर जो यूनिक है उस ग्रुप के लिए, एक ही ग्रुप के लिए यूनिक है, उसे हम बोलेंगे ऑटो एपोमॉर्फी। जैसे आप यहाँ देखिए, जैसे ये ई है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी में तो प्रेजेंट है, तो ये हो गया हमारा ऑटो एपोमॉर्फी। आर यू गेटिंग? अगर हम बात करें सिन एपोमॉर्फी की, देखिए सिन एपोमॉर्फी क्या हुआ? जैसे सी करेक्टर है, सी करेक्टर इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ये है एंसेस्ट्रल, लेकिन ये क्या है? ड्राइव्ड एडवांस करेक्टर है। यहाँ से स्टार्ट ना होकर ये यहाँ आया, मीन्स बाद में लेटर ऑरिजिन में आया है, तो दैट इज सिन एपोमॉर्फी। दिस इज व्हाट शेयर ड्राइव्ड करेक्टर। आर यू गेटिंग? सिन एपोमॉर्फी का मतलब क्या हुआ? अगर हम बात करें प्लीजियोमॉर्फी के बारे में, प्लीजियोमॉर्फी क्या होता है? प्रिमिटिव और एंसेस्ट्रल करेक्टर को हम बोलते हैं प्लीजियोमॉर्फी। अगर हम बात करें सिम्प्लीजियोमॉर्फी, अब देखिए आप, जैसे ये आपका ए है, ये आपका अर्ली मतलब प्रिमिटिव करेक्टर है। देखिए ये इस ग्रुप में भी आया, देन ये इसमें भी आया, इसमें भी आया, देन इसके बाद ये जब ड्राइव हुआ तो इसमें भी आया। तो दिस इज व्हाट, ये प्रिमिटिव करेक्टर है, ठीक है, प्रिमिटिव और एंसेस्ट्रल करेक्टर। दिस इज सिम्प्लीजियोमॉर्फी। आर यू गेटिंग? सो विल मूव नेक्स्ट। अब हम कुछ टर्मोलॉजीज और डिस्कस करेंगे, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक क्या होते हैं। देखिए पहले मैं आपको एक डायग्राम से पहले हम समझते हैं, फिर हम डेफिनेशंस देखेंगे। देखिए पहले हम देखते हैं मोनोफाइलेटिक क्या होता है। देखिए ये आपको जो ये बॉक्स रिप्रेजेंट कर रखा है मोनोफाइलेटिक के लिए दिखा रखा है। इसमें क्या होता है मोनोफाइलेटिक में कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिम्स में जो एंसेस्टर होता है वो एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर है और उसके सारे डिसेंडेंट्स इंक्लूड होते हैं। समझे आप? मोनोफाइलेटिक में ये कॉमन एंसेस्टर है, दिख रहा है आपको, एच के लिए, आई के लिए एंड जे के लिए। और मोनोफाइलेटिक मीन्स एक कॉमन एंसेस्टर है और उसके सारे डिसेंडेंट्स उस ग्रुप में इंक्लूड हो, उसे हम बोलते हैं मोनोफाइलेटिक ग्रुप। देखिए अ मोनोफाइलेटिक ग्रुप इंक्लूड्स द कॉमन एंसेस्टर एंड ऑल डिसेंडेंट्स ऑफ दैट एंसेस्टर। इस एंसेस्टर के सारे डिसेंडेंट्स आ गए, आप समझ रहे हैं? तो ये हो गया मोनोफाइलेटिक ग्रुप। अगर हम बात करें पैराफाइलेटिक की, तो देखिए ये बॉक्स जो है रिप्रेजेंट कर रखा है पैराफाइलेटिक के बारे में। देखिए पैराफाइलेटिक में क्या होता है कि ये कॉमन एंसेस्टर तो है पर इसके सारे डिसेंडेंट्स इंक्लूड नहीं है। जैसे इसका ए जो है वो इंक्लूड नहीं कर रखा, तो ये होगा पैराफाइलेटिक। पैराफाइलेटिक में कॉमन एंसेस्टर तो होगा लेकिन उसके सारे डिसेंडेंट्स उस ग्रुप में इंक्लूड नहीं होंगे, वो होता है पैराफाइलेटिक। मोनोफाइलेटिक में क्या होता है, उसके कॉमन एंसेस्टर भी होता है और उसके सारे डिसेंडेंट्स जो होते हैं इंक्लूड होते हैं ग्रुप में, ठीक है, दैट इज मोनोफाइलेटिक। अगर हम बात करें पॉलीफाइलेटिक, देखिए ये जो है ये पॉलीफाइलेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉलीफाइलेटिक में क्या होते हैं, इसमें कोई भी कॉमन एंसेस्टर इंक्लूड नहीं होता है। देखिए ई और एफ तो एक कॉमन एंसेस्टर का, लेकिन जी जो है वो दूसरे एंसेस्टर से आ रहा है, तो इसमें कोई भी कॉमन एंसेस्टर इंक्लूड नहीं होता, दैट इज पॉलीफाइलेटिक। अब हम इनकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं एक बार। देखिए मोनोफाइलेटिक, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंटेन अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर एंड इट्स डिसेंडेंट्स, दैट इज मोनोफाइलेटिक। पैराफाइलेटिक,
a group of organisms is said to be paraphyletic if a monophyletic group does not include all the descendants of a common ancestor. सारे जो भी कॉमन एंसेस्टर है उसके सारे डिसेंडेंट्स नहीं आ रहे, जैसे हमने देखा था ए उसमें इंक्लूड नहीं था, वो गए पैराफाइलेटिक. पॉलीफाइलेटिक क्या होगा? इफ अ ग्रुप इंक्लूड सम और ऑल ऑफ द डिसेंडेंट्स बट नॉट द कॉमन एंसेस्टर, इसमें कॉमन एंसेस्टर नहीं आता, दैट इज पॉलीफाइलेटिक. अगर हम बात करें, देखिए पहले ये वाला पॉइंट देखिए, द पैराफाइलेटिक ग्रुप कंटेन द एंसेस्टर वेयर एज द पॉलीफाइलेटिक ग्रुप डज नॉट. ये ध्यान रखिएगा, पैराफाइलेटिक में कॉमन एंसेस्टर इंक्लूड जरूर होगा और पॉलीफाइलेटिक में कॉमन एंसेस्टर इंक्लूड नहीं होता है. ठीक है, अब हम ये वाले कुछ पॉइंट्स देखते हैं. देखिए जो शेयर ड्राइव्ड होमोलॉजी है, जो अभी हम पढ़ के आए, शेयर ड्राइव्ड होमोलॉजी हमने दो पार्ट में पढ़ी थी, एक शेयर ड्राइव्ड और एक शेयर एंसेस्ट्रल. शेयर ड्राइव्ड की अगर हम बात करें उसमें मोनोफाइलेटिक ग्रुप जो है फॉल करता है. ठीक है, अगर शेयर एंसेस्ट्रल होमोलॉजी की बात करें उसमें मोनोफाइलेटिक और पैराफाइलेटिक आते हैं, और होमोप्लाजी की बात करें उसमें आता है पॉलीफाइलेटिक ग्रुप. ठीक है, बिकॉज हमने, अगर आपको याद हो, हमने होमोप्लाजी के बारे में पढ़ा था कि ये इवोल्यूशन को इंडिकेट नहीं करता. ठीक है, कोई भी फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन को ये इंडिकेट नहीं करता. और पॉलीफाइलेटिक में भी कोई कॉमन एंसेस्टर की हम इसमें बात नहीं कर सकते. तो पॉलीफाइलेटिक होमोप्लाजी जो है किस में फॉल करेगा? पॉलीफाइलेटिक ग्रुप में. मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी. हम एक चीज़ और देखते हैं कि क्लेडोग्राम और फाइलोग्राम में क्या डिफरेंस होता है. देखिए बहुत जगह इसे सेम ही माना जाता है कि क्लेडोग्राम को फाइलोग्राम को एक ही तरीके से यूज़ करते हैं, पर डिफरेंस होता है. देखिए जो क्लेडोग्राम होता है उसमें जो ये ब्रांच लेंथ होती है वो सेम होती हैं, लेकिन अगर हम देखिए ब्रांच लेंथ दे रखी है ये सेम है, लेकिन अगर हम फाइलोग्राम की बात करें, देखिए ब्रांच लेंथ डिफरेंट है. आर यू गेटिंग? इन क्लेडोग्राम द लेंथ ऑफ ईच ब्रांच इज द सेम. द ब्रांचेस डू नॉट डिफर इन इवोल्यूशनरी टाइम स्केल. वेयरएज इन फाइलोग्राम सिमिलर टू क्लेडोग्राम होता है, सिमिलर है क्लेडोग्राम का, लेकिन डिफरेंस क्या आता है? ब्रांच लेंथ में. ब्रांच लेंथ में डिफर अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ टाइम सिंस स्पेसिएशन. देखिए जो ये ब्रांच लेंथ होती है वो डिफाइन करती है, मैं बात कर रही हूँ फाइलोग्राम की. फाइलोग्राम में जो ये ब्रांच लेंथ होती है वो बताती है कि कितना इवोल्यूशनरी टाइम स्केल को बताती है, कि कितना कितने ईयर्स पहले इवोल्यूशन हुआ है, ये एक टाइम स्केल को रिप्रेजेंट करती है. लेकिन क्लेडोग्राम में ब्रांच लेंथ एज अ कोई भी टाइम स्केल को रिप्रेजेंट नहीं करती है. ठीक है, तो इसलिए इसमें ब्रांच लेंथ जो होती है वो सेम होती है, लेकिन फाइलोग्राम में अगर हम देखें तो ब्रांच लेंथ डिफर करती है. ठीक है, अनलाइक क्लेडोग्राम फाइलोग्राम डू नॉट डू इन्फर द अमाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी टाइम इज सेपरेटिंग टू स्पीसीज. ओके, सो विल मूव नेक्स्ट. अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन CSIR नेट दिसंबर 2017. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री रिप्रेजेंट अ फुली रिजॉल्व फाइलोग्राम. देखिए अब आप देख के इजीली पता कर सकते हैं. फाइलोग्राम में पहली बात तो जो ब्रांच लेंथ है वो बहुत मैटर रखती हैं. देखिए ये हो नहीं सकता क्योंकि इस तरीके का हमने कुछ नहीं, बिकॉज दिस वन ये रिप्रेजेंट नहीं करता है. ये हो नहीं सकता बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांच लेंथ. ओके, अगर हम इसमें देखें ये और ये सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है? दिस लास्ट वन. इसमें ब्रांच लेंथ की हमने बात की कि ब्रांच लेंथ जो है इवोल्यूशनरी टाइम स्केल को रिप्रेजेंट करती है, तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन. आर यू गेटिंग? व्हाई थर्ड वन? सो विल मूव नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CSIR नेट दिसंबर 2012. ये क्वेश्चन है जैकार्ड कोफिशिएंट और सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट को लेके. देखिए जैकार्ड कोफिशिएंट और सिंपल मैचिंग, मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट का कॉमन करेक्टर्स को आप ऊपर रखिए न्यूमरेटर में, टोटल रख दीजिए सारे करेक्टर्स को. तो सिंपल मैचिंग की अगर हम पहले बात करें तो कॉमन करेक्टर्स हो गए M11 और M00. तो 40 + 20 60 डिवाइडेड बाय, अगर आप इन सब का सम करेंगे तो टोटल 100 आएगा, तो आएगा 0.6 सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट. अगर हम जैकार्ड कोफिशिएंट की बात करें, सिर्फ हमें पॉजिटिव करेक्टर ऊपर रखना है, तो पॉजिटिव करेक्टर हो गया 40. ठीक है, डिवाइडेड बाय सिर्फ हमें वो 3 करेक्टर्स लेने हैं, नेगेटिव वाला करेक्टर हमें डिनोमिनेटर में भी नहीं लेना है. तो अगर हम टोटल करेंगे तो 80 आएगा. ओके, बिकॉज नेगेटिव हम 20 को हटा देंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 80 आता है 0.5. तो द करेक्ट ऑप्शन इज 0.5, 0.6. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन CSIR नेट जून 2016. विद एक आपको फिगर दिया हुआ है, आपको बताना है विद रेफरेंस टू द फाइलोजेनेटिक ट्री प्रेजेंटेड अबव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. फर्स्ट इज एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल शेयर अ कॉमन एंसेस्टर. Birds are more closely related to reptile than to mammals. Third is cartilaginous fish are the ancestors of amphibians. Fourth is lampreys and mammals are
नॉट रिलेटेड, आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए लैम्प्रेज एंड मैमल्स आर नॉट रिलेटेड, ये क्या स्टेटमेंट सही है? गलत है, बिकॉज ये कॉमन एंसेस्टर को शेयर कर रहे हैं। कार्टिलेजिनस फिश आर द एंसेस्टर्स ऑफ एम्फीबियंस, क्या ये कार्टिलेजिनस फिश जो है एम्फीबियंस का एंसेस्टर है? नहीं, ये गलत हो गया। बर्ड्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स देन टू मैमल्स, क्या बर्ड मोर क्लोजली रिलेटेड है रेप्टाइल के? अगर हम बात करें मैमल के कंपैरिजन में, नहीं, बर्ड और मैमल मोर क्लोजली रिलेटेड है। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, एम्फीबियन रेप्टाइल्स बर्ड एंड मैमल शेयर अ एम्फीबियन बर्ड रेप्टाइल एंड मैमल्स शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, यस दे आर शेयरिंग अ कॉमन एंसेस्टर, दिस वन। ठीक है, तो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो विल मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन सीसन नेट जून 2013, क्लासिस्टिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सिक्वेंशियल ऑर्डर इन विच ब्रांचेस अराइज फ्रॉम अ फाइलोजेनेटिक ट्री, सेकेंड इज द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस डाइवर्जेंस, थर्ड इज मॉर्फोलॉजिकल फीचर एंड स्केलेटन ऑफ इंडिविजुअल्स, फोर्थ इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड साइटोस्केलेटन। तो देखिए ये दो तो हमें दिख ही रहे हैं रॉन्ग है। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस डाइवर्जेंस, ये भी गलत है, बिकॉज क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन इसके बेसिस में नहीं होता। क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन किस पे होता है? ब्रांचेस जो अराइज हुई हैं। द फर्स्ट ऑप्शन, द सिक्वेंशियल ऑर्डर इन विच ब्रांचेस अराइज फ्रॉम अ फाइलोजेनेटिक ट्री, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है क्लैडिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट जो वीडियो कराया था, हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसके बेसिस पर है। ये मुझे अब मिला तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ एक बार। CSIR नेट दिसंबर 2012 में आया था। द ट्राइब रेफर्स टू अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप रिकॉग्नाइज्ड बिटवीन द रैंक्स, फर्स्ट जीनस एंड स्पीसीज, सेकंड फैमिली एंड जीनस, थर्ड इज ऑर्डर एंड फैमिली, फोर्थ इज क्लास एंड ऑर्डर। देखिए जो ट्राइब है, हमने कोहरट और ट्राइब, मैंने आपको कहा था कि 2 चीज़ों का आपको मेन ध्यान रखना है। कोहरट जो है किस किस के बीच में रहता है? क्लास, देन कोहरट, देन हमारा आता है ऑर्डर। आर यू गेटिंग? तो क्लास, कोहरट एंड ऑर्डर। क्लास से ऑर्डर, आप ऐसे याद रखिएगा, क्लास फर्स्ट, देन क्लास से मीन सी, हिंदी में से और इंग्लिश में सी, देन ऑर्डर, क्लास से ऑर्डर, ऐसे याद रखिए, क्लास, कोहरट, ऑर्डर। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें ट्राइब की, तो ट्राइब आप ऐसे याद रखिएगा, फैमिली, ट्राइब, देन FT एंड देन G, ओके, फैट जी। फैमिली के बाद ट्राइब, देन जीनस, तो फैमिली और जीनस के बीच में आता है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो विल मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट इज CSIR नेट जून 2012 में ये क्वेश्चन आया था। अ पैराफाइलेटिक ग्रुप फर्स्ट कंटेन्स अनरिलेटेड ऑर्गेनिम्स, सेकंड includes the most recent common ancestor but not all of its descendant, third include all the representative of a clade but not the most recent common ancestor, fourth contains all the representative of a clade and the most recent common ancestor। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने सबने, आपको पता है इसका करेक्ट आंसर सेकंड है, क्योंकि हमने मोनोफाइलेटिक में क्या पढ़ा कि कॉमन एंसेस्टर होगा, सारे डिसेंडेंट्स इंक्लूड होंगे। हमने पैराफाइलेटिक में क्या पढ़ा कि कॉमन एंसेस्टर भी होगा लेकिन उसके सारे डिसेंडेंट्स इंक्लूड नहीं होते, और पॉलीफाइलेटिक में कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा, चाहे उस कितने भी डिसेंडेंट्स हो लेकिन कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो मटेरियल है मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड